काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी काशी के पिछले एपिसोड में हमने दो नए पात्रों के ऊपर चर्चा करी। पहले थे श्रीनिवासन, जो कोयला खदान में वेलफेयर ऑफिसर थे। ये अपने आसपास हमेशा मजदूरों की हड़तालें, जुलूसें, धरने, सभाएं देखते रहते थे, जिससे ये इंस्पायर होकर एक दिन मजदूरों के मंच पर चढ़कर जोरदार भाषण देकर आते हैं। जाहिर है मजदूरों के मंच से भाषण सरकार के फेवर में तो नहीं होगा, जिसके चलते दूसरे ही दिन इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और ये अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पहुंच जाते हैं 80 घाट, जहां से ये तिगटा नाम का सिर्फ एक पन्ने का अखबार निकालते थे, वो भी हैंड रिटन। एक पन्ने पर ये लिखते थे और आड़ा टेढ़ा सब जगह लिखकर उसको फोटो कॉपी करवाते थे। कभी 100 कॉपीज, कभी 200 कॉपीज, इनके मूड पर डिपेंड करता था। उसके बाद दूसरे जो कैरेक्टर है उनके बारे में हमने जाना, जिनका नाम था उदय पाणे। ये किसी यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड संस्कृत प्रोफेसर के बेटे थे। इनके जीवन की ख्वाहिश सिर्फ 40 रुपए मात्र थे, जिसमें कि ये भांग की 40 गोलियां खरीद सकें। जब घर वाले इन्हें पैसे नहीं देते थे तो ये रिक्शा खींचकर तब तक चलाते थे जब तक इनके पास 40 रुपए इकट्ठे ना हो जाएं। और 40 रुपए इकट्ठा होते ही वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते थे 80 घाट और अपनी भांग की गोलियां खरीदकर जिंदगी का लुत्फ उठाते थे। लोग जहां गर्मा गर्म बहसों, मुद्दों पर चर्चाओं में बिजी होते थे, ये सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब चर्चा चल रही थी तो डॉक्टर गया सिंह के बारे में राजकिशोर बताते हुए कहते हैं कि किस तरीके से एक जमाना था जब ऐसा माना जाता था कि डॉक्टर गया सिंह को किसी भूत ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, क्योंकि गया सिंह जब बोलते थे तब वे ना तो किसी की सुनते थे और ना कोई उनकी सुनता था। उनकी बातें इतनी धारदार होती थी कि लोग उसे अवॉइड करना ही पसंद करते थे। उसके बाद राजकिशोर कहते हैं कि 80 घाट के बनने की भी एक कथा है। एपिसोड हमने यहीं खत्म किया था और उसे वहीं से पिक करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज हम इसकी तीसरी कथा का 7वां भाग लेंगे, जिसमें हम 80 के बनने की कहानी जानेंगे। संतो जहां पानी वहां प्राणी, जहां घाट वहां हाट। कहने का मतलब है सभ्यताओं का विकास हमेशा ही जो है वो नदियों के किनारे पर ही हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अब तक की सभ्यता आप देख लें तो जहां जहां नदियां होती हैं वहां सबसे डेंस पॉपुलेशन होती है। इतिहास यही कहता है, इतिहास कहता है कि गंगा के गर्भ से पैदा हुआ है यह नगर। वह इसकी मां है। मां इसलिए कि नगर की 3/4 आबादी उसी के सहारे है। पंडे, पुरोहित, नाई, धोबी, मल्लाह, मछुआरे, बढ़ई, माली, डोम, मेहतर, बिसाती, साधु, संत, भिखमंगे, गाइड, मालिशी मतलब मालिश करने वाले, यानी कितने पेशे और कितनी जाति के लोग उसी के सहारे सदियों से जी खा रहे हैं। ये तो जी खा रहे हैं, लेकिन बची हुई 1/4 आबादी, जिसमें बालू और नहर और पुल और बांधों के ठेकेदार, इंजीनियर, अफसर भी हैं, और पर्यावरण प्रदूषण और स्वच्छ गंगा अभियान की देसी विदेशी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं, इसी तबीयत से खा पी रहे हैं। जीने खाने वाले दूसरे हैं और खाने पीने वाले दूसरे, लेकिन ये आज की बातें हैं, कल की नहीं। तो आप ये देखिए, गंगा का स्वच्छता अभियान जो है वो 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से चल रहा है और मोदी काल में भी लगातार चल ही रहा है, लेकिन गंगा आज तक कभी साफ नहीं हुई, क्योंकि जब जब इनकी सरकार आती है तब तक अंधविश्वास बढ़ जाता है, तो गंगा कैसे साफ होगी। कल की देखो तो काशी में क्या था, शमशान के सिवा कुछ था क्या? था तो शमशान, काशी माने महाशमशान। इतिहास या पुराण चाहे जो कहे, लोग यही कहते हैं कि यहाँ सिर्फ मुर्दे आते थे। वे भी आते नहीं थे, लाए जाते थे कंधों पर, बैलगाड़ियों में। दूर दूर से गंगा थी और किनारे किनारे जंगल थे। लकड़ियों की कमी ना थी। लोग मुर्दे लाते थे, फूंकते तापते थे और दिन रहते लौट जाते थे। जिधर देखो तो आग और धुएं और राख से उठा है ये शहर। तो ये काशी की हकीकत है जो थोड़े में ज्यादा बयां कर दी है लेखक ने, कि काशी किस तरह बना है। और यदि आप मणिकर्णिका में भी आप इसका जिक्र सुनेंगे तो उसके पहले ही चैप्टर में
तुलसी राम जी ने भी ऐसा ही जिक्र किया है काशी का। मित्रों, मूल कथा आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा शेपक, मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। काशी के मुर्दा काल के दिनों का, भादों की अंधियारी रात, ऐसी रात में जो कुछ हो सकता था वह सब हो रहा था। यानी घनघोर पानी बरस रहा था, बिजली कड़क रही थी, हवाएं गुम थीं, चिता जल चुकी थी, लेकिन मुर्दा लाने वाले बाप, चाचा, भाई, नातेदार, रिश्तेदार लौट नहीं सके थे और अंधेरे और बारिश में फंस कर रह गए थे घाट पर ही। कुछ बुक्की मारे सहमे सहमे बैठे थे और कुछ चारों दिशाओं में खड़े खड़े पहरे दे रहे थे। जंगलों में हर तरफ से जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी। जब रात आधी चली गई तो उन्होंने शिव और उसकी बारात को चिता के चारों ओर नाचते गाते, उछलते कूदते और खुशियां मनाते देखा। शिव उनके कुल देवता थे और उन्हीं के कुल का बेटा मरा था, जिसके लिए वे तो नाच गा रहे थे और ये थे कि रोए जा रहे थे। कहते हैं इन्हीं रोने वालों में 80 के संतों के पुरखे भी थे। ये दृश्य देखकर उनकी आंखें खुली। ज्ञान हुआ कि जिंदगी हाय तौबा मचाने के लिए नहीं, मस्त रहने के लिए मिली है। जीने के लिए गंगा का पानी भले हो, पीने की चीज तो आंखों के आंसू ही है। तो गहरी जीवन फिलॉसफी की बात यहां पर लेखक लिख रहे हैं। अब आइए मूल कथा पर। तो काशी महाशमशान था और डोम यहाँ का राजा था, और राजा भी ऐसा वैसा नहीं। उसकी हैसियत ऐसी थी कि हरिश्चंद्र जैसे राजा को भी खरीदकर अपना नौकर रख सके। उसके सिवा यहाँ रहते होंगे निषाद, केवट और घाट कमाने वाले पंडे। आगे चलकर जब काशी तीर्थ और धर्म और मोक्ष का क्षेत्र घोषित हुआ तो इसकी महिमा ने देश भर के राजाओं, सामंतों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्हें घाटों के किनारे किनारे अपने महल और मंदिर बनवाने शुरू किए। जिस राज्य या प्रदेश के मंदिर, उस प्रदेश और जाति के मोहल्ले। तो इस तरीके से काशी की जो है वो सारी बसावट शुरू होती है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मणिकर्णिका में भी इन्हीं सब बातों का जिक्र है। आप चाहे तो मणिकर्णिका के पहले 2 एपिसोड सुन सकते हैं इस चीज के लिए। उसका भी पाठन मैंने किया है इसी मंच से, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। इस तरह उत्तर से लेकर दक्षिण तक गंगा के किनारे सिंधियों, अग्रवालों, गुजरातियों, महाराष्ट्रियों, पंजाबियों, बंगालियों, तमिलों, कन्नड़ों, नेपालियों वगैरह के मोहल्ले बसते गए और सदियां बीतती गई। बाद में आए मुसलमान और उन्होंने भी जहां जहां खाली जगह देखी अपने मोहल्ले बसा लिए। इस तरह राजघाट से लेकर सोनारपुर तक के क्षेत्र पर देश के सारे राज्यों और जातियों का कब्जा। तो ये कोई बेवजह नहीं है कि घाट भी कई तरह के मिल जाते हैं अलग अलग जातियों के हिसाब से। हरिश्चंद्र घाट है तो वाल्मीकि घाट भी है वहां पर। महाकवि ने बड़े कलेश के साथ कहा था कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहने में कोई हर्ज भी नहीं है कि पूर्वांचल देश का सबसे बड़ा चूतिया, क्षमा प्रार्थी हूं, पूर्वांचल का मतलब आज का पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसकी बुद्धि इसकी मूंछों में रहती आई है, खोपड़े में नहीं। मतलब यहां पर मूंछों का ताव ही चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये गेंडा है। कहते हैं गेंडे को जब अपने अड्डे से चलता है तो रास्ते में घास पात जड़ी बूटी खाता हुआ 30-35 किलोमीटर तक चला जाता है, और जब निपटान लगती है तो उतनी ही दूर भागता हुआ अपने अड्डे पर आता है। निपटता अड्डे पर ही है, रास्ते में नहीं। यही हाल पूर्वांचल का है। वह आता था काशी हाट बाजार करने के लिए, दर्शन पूजन के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, लेकिन निपटता अपने गांव में ही था। तो पूर्वांचल देश का सबसे बड़ा चूतिया, एकदम कंडम, जाहिल, निकम्मा, बेवाहियात, क्षमा प्रार्थी हूं। जब सारे राजाओं, सामंतों, व्यापारियों ने कब्जा लिया पूरा काशी, तब गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, फैजाबाद, बलिया, बक्सर, छपरा, ससाराम, आरा वगैरह वगैरह के ताल्लुकदारों, जमींदारों को सुध आई आई कि भुसड़ी के की क्षमा प्रार्थी हूं, काशी धाम अपना, देश जवार अपना, और अपना ही वहां कोई ठिकाना नहीं। ठिकाने के लिए बच गया था सोनारपुर, हरिश्चंद्र घाट का दक्षिण का इलाका। बस वही खाली पड़ा था गंगा के किनारे, और उस इलाके में
झाड़ झंझाड़ और जंजाल, रात भर सियारों की हुआ हुआ, लोमड़ियों सुअरों की भागदौड़ और दिन भर लंगूरों बंदरों के उत्पात। हाल यह थी कि शाम ढलते ही इस जंगल से गुजरने का साहस नहीं होता था किसी में। अगर थे तो आस पड़ोस के अहिर और ग्वाले, जो दिन में गाय भैंस चराने आते थे और शाम से पहले ही लौट जाते थे। रहजनी और छिनैती आम बात थी उन दिनों। आजादी के समय तक कुछ इलाकों का यही हाल था। तो इन सब चीजों का जिक्र जो है ना, तुलसीराम जी की आत्मकथा का पहला भाग जो मुर्दैया के नाम से प्रकाशित हुआ है, उसमें उन्होंने इन सब चीजों का जिक्र किया है कि ये जो गंगा घाट के इलाके थे वे पहले क्या थे और मुर्दैया क्या होता है और किस तरह का वो दिखता है। वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसा जिक्र यहाँ पर काशीनाथ सिंह जी ने किया है काशी का 80 में। और कोरोना काल में भी हमने देखा था किस तरीके से मुर्दैया में लाशें जो है वो जलाने की बजाय दफनानी पड़ गई थी और उनको कैसे उखाड़ उखाड़ के सियार कुत्ते खा रहे थे, गिद्ध नोच रहे थे। कौशिक गुरु इसी से पता चलता है कि अहीर कितने बकलंड होते हैं। जी क्षमा प्रार्थी हूँ। सरोज यादव ने बीच में ही हस्तक्षेप किया। देखिए जरा, इन्हीं जंगलों में गाय गोरू चराने के लिए आते थे, चराते भी थे, पारी भी बनाई थी, लेकिन जगह जगह ये विचार कभी नहीं आया कि इन इलाकों पर अपने भी 2-4 मोहल्ले हों। भोसड़ी के बसे भी तो, जी क्षमा प्रार्थी हूँ, बसे भी तो नगर के बाहर सीर करहिया में। बकवास बंद करो, बाहमनों के बाद दूसरा नंबर अहीरों का ही है इस नगर में, पहले बात तो खत्म करने दो। कौशिक ने डांटा। तो क्या समझा, यही खित्ता था 80 भदैनी पूरबियों का जम्बू द्वीप। बड़ी बढ़िया उपमा दी है। इसी में पूरब के जमींदारों तालुकदारों ने अपने अपने मंदिर बनवाए, उनके बगल में कोठरियां बनवाई, दिया बाती और पूजा पाठ के लिए पुजारी पुरोहित बिठाए। ये अपने जजमानों के कल्याण के लिए पूजा पाठ और धर्म कर्म करते थे और अपने बच्चों को संस्कृत कर्मकांड और ज्योतिष सिखाते पढ़ाते रहे। न जमीन जायदाद की चिंता की, न राशन पानी की, न कपड़े लत्ते की। यह सारा कुछ जजमान के जिम्मे था। वह समय समय पर इनकी जरूरत के सामान भिजवाता रहता था और ये निश्चित मलाई चाटते रहे। इन सब चीजों का बहुत बेहतर जो है एक्सप्लेनेशन और पिक्चराइजेशन जो है मोहल्ला 80 में आप देख सकते हैं। सेम यही बातें और यही डायलॉग्स हैं उसमें भी। मोहल्ला 80 फिल्म तो आप देख ही डालिए मेरे कहने पे। इसी में एक बात और जोड़ लीजिए कौशिक गुरु, एसपी मिश्रा बोले, इन्हीं के पूजा पाठ के भरोसे ये रियाया पर अत्याचार और जुल्म करते थे कि चाहे जो पाप करो, इन सब के प्रायश्चित का विधान हमारे पुरोहित के पास है। वैसे बात तो बिल्कुल सही है। चाहे कोई बात करो, ये कम्युनिस्ट में भड़वे भड़सनी के अपनी फिलॉसफी पेलने से बाज नहीं आते। खैर, आजादी तक तो सब कुछ चकाचक था बंधुवर। हालत बिगड़ी जमींदारी खत्म होने के बाद। बाबू साहबों को जब खुदे नहीं पोसा रहा था तो दांत निपोरने लगे थे, तो अपने पुरोहितों के लिए वे क्या करते। और इधर इनकी आदत हो गई थी खराब, ना जिंदगी में कभी कुछ किया, ना बाल बच्चों को करने दिया। घर में भूंजी भांज नहीं रह गई थी और तुर्रा ये कि बाबा जी हैं। जजमानी की कमाई बंद और इधर कोई बंधी बंधाई आए नहीं। ये सब बात भी मोहल्ला 80 में आप देख सकते हैं। सनी देओल खुद ये सारे डायलॉग बोलते हैं। हालात तो इतनी खस्ता थी गुरु की, मैं देखता था इसी मोहल्ले में लोग सिरहाने पंजाब लिए बैठे हैं और मक्खियां मार रहे हैं। शिव प्रसाद जी ने टिप्पणी की, मक्खियां जरूर मार रहे थे लेकिन नजर मधुमक्खियों पर थी। अब ये मधुमक्खियां क्या है ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और बहुत देर नहीं हुई जब पकड़ में आ गई वे। मिश्रा जी जोश में आ गए। टाटा, बिड़ला, डालमिया, अंबानी, मोदी, जैन, फैन, गोइंका, फोइंका, ठेकेदार, फेकेदार, मंत्री, नेता, अभिनेता, अफसर, सेठ, दुनिया भर के मारवाड़ी, लाखों करोड़ों में तो इनकी गिनती। जमींदार भूसड़ी के क्या थे इनके आगे। जी क्षमा प्रार्थी, मगर बात 100% सही है। जमींदार इन बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के आगे क्या थे, कुछ भी नहीं। और वे दे भी क्या सकते थे, सीधा आटा, चावल, दाल, बछिया, गाय। ये क्या है, कार, फ्रिज, टीवी, हीरा, पन्ना, मोती के आगे। तो ये हैं बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स की हकीकत। ये 2-3
महीने में कम से कम एक चक्कर मार आते हैं अपने नए जमींदार के यहाँ। और मिश्रा जी यह भी गौर कीजिए कि जब से विश्व हिंदू परिषद आया है और राधे श्याम परमा की सरकार आई है, तब से इनका सेंसेक्स आसमान छूने लगा है। सरोज यादव ने हामी भरी। तो ये सच है भाजपा सरकारों का। भाजपा सरकार जब आती है तब बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को प्रमोट करती है और छोटे लोगों को दबाती है। छू तो रहा है लेकिन सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं, उन सारी जातियों का जिनके घर घाट पर हैं। शिव प्रसाद जी ने अपनी असहमति जाहिर की। और यह भी नोट कीजिए कि जो छू रहा है वह विहिप और भाजपा के कारण उतना नहीं है जितना उनके कारण है जो ऊपर उठे हैं उन सीढ़ियों पर। ऊपर देखिए अंग्रेजनियों को, वे किसके कारण हैं? यहां यह तो बताइए। इसी विहिप और भाजपा के कारण। पहले कहां थे ये? पॉइंट टू बी नोटेड कि भाजपा और विश्व हिंदू परिषद की वजह से ही यहां पर जो है विदेशी निवेश जो है उसकी पूंजी यहां पंप हुई। भाजपा जो है वो लोगों में गलत बयानी करती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए कि सारा कुछ जो है बेचना बेचाना कांग्रेस के रिजिम में हुआ। मैं यहाँ किसी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही हूं, लेकिन जो हकीकत है उसे बयां करना जरूरी है। और ये सारी बातें हमने किशन पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों का होगा में भी पढ़ी थी और कमल भारती जी की पुस्तक जो थी दलितों की भागीदारी के प्रश्न में भी हमने ये सारी बातें पढ़ी थी। और इन दोनों का पाठन मैंने अंबेडकर नामा के मंच से किया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। भाजपा सरकार जो बोलती है वो सरासर झूठ बोलती है। दरअसल यहाँ पर विदेशी पूंजी का जो पंप हुआ है वो इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुआ है। सबसे पहली जो सरकारी संस्थानों का बिकना शुरू हुआ था वो वाजपेयी सरकार में हुआ था। 1999 से 2004 की जो सरकार थी। आप चाहें तो इतिहास खंगाल सकते हैं। वैसे तो गूगल पर अब बहुत सारी जानकारी जो है वो मिटा दी गई है और उसकी जगह नई और गलत जानकारियां भरनी शुरू कर दी हैं। लेकिन आप पुराने न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स यदि देखेंगे तो आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी। इसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद तो न इनके मुंह अपने मुंह रह गए थे और ना इनकी बातें अपनी बातें। शिव प्रसाद जी ने के मुंह में अटल जी और सिंहल बैठ गए थे और सरोज के मुंह में लोहिया और मुलायम। और फिर कौन किसकी सुनता है, मतलब फिर बहस गर्मा गर्म हो गई। बहस गरमाते देखकर कौशिक ने कान पर जनेऊ चढ़ाया और अंधेरे में चले गए। लेकिन जैसे ही उनके कान में मनमोहन सिंह का नाम पड़ा, उनके अंदर बैठे हाई कमान को खांसी आने लगी। यानी अभी आते हैं तो बताते हैं। मित्रों, आगे ये ना पूछिए कि अलाप कब तक चलता रहा और गदर कब तक चलता रहा। पूछिए ये कि उस दड़बे में क्या हुआ जिसमें गया सिंह तिंगटा पर मूंगफली फोड़ रहे थे। तो आज का ये एपिसोड हम यही विराम करते हैं। ये आपको कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी है और इतिहास भी समेटे हुए है ये एपिसोड। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आप अंबेडकर नामा को फॉलो जरूर करें। कोई एपिसोड छूट जाए या दूसरी पुस्तकों के एपिसोड्स देखने हो तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।